तो देश में आप देख ही रहे, अगर कोई भी बात रख रहा है सामने तो उसे देशद्रोही का टैग देने में टाइम ही नहीं लगता। कोई देशद्रोही का टैग नहीं देता। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब लोग पॉलिटिकल एजेंडा सेट लोग हैं, किसान नहीं है, दावे से कहता हूँ। क्यों? मैं बिल्कुल टारगेट के मूड से नहीं आई हूँ। मैं ये वो सवाल कर रही हूँ जो मैंने लोगों से सुने हैं और जो मेरे मतलब मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं टारगेट करने आपको। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, आपका भी बहुत स्वागत सिरसा आने पर। सर मेरा सवाल, किसान आंदोलन 7 महीनों से चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, क्यों नहीं सरकार ये कानून वापस ले लेती? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, इन कानूनों में गलत क्या है जिसको लेके किसान बैठे हैं? सर कानूनों में सही क्या है? क्यों नहीं सरकार समझा पा रही है कि कानून सही है? किसानों को 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान पूरे हिंदुस्तान में है। कहाँ का किसान बैठा है? कहाँ के लोग दिल्ली बैठे हैं? हरियाणा, पंजाब और पूर्वी नहीं, यूपी के नहीं बैठे। गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी का किसान बैठा नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, अगर गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी का किसान बैठा है तो वहाँ 7 लगते एरिया में पंचायतों के चुनाव में बीजेपी कैसे जीती? इस पे बात की थी मैंने राकेश टिकैत जी से। उन्होंने कहा कि जीत गई क्योंकि उन्होंने डंडों पर और अपनी राजनीति चलाकर वोट ले लिया। तो फिर इसका मतलब प्रजातंत्र नहीं है? राकेश टिकैत जी मानते हैं पर प्रजातंत्र खत्म हो गया है? ये तो आप मुझे बताइए, प्रजातंत्र नहीं। आप ही से पूछता हूँ कि जो राकेश टिकैत जी बात कहते हैं वो सही है? मैं तो बस बता रही हूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा वो कहते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ा स्तंभ प्रजातंत्र में मीडिया का है, जो हर घटना को देश तक पहुँचाती है, हर अच्छी और बुरी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदुस्तान की ये है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट एंड राइट टू चूज़। यूपी के लोगों ने बीजेपी को चूज़ किया है, वहीं वेस्टर्न यूपी में। इसका मतलब वेस्टर्न यूपी के किसान को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि एक ही स्टेट आज कर रही है और उनका खुद का पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि उस स्टेट में चुनाव है, पंजाब के अंदर इलेक्शन है, वहाँ पे अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी और उनके जो दूसरे ग्रुप्स हैं, अकाली दल का जो स्प्लिट ग्रुप है और है, वो सब लोग एक पॉलिटिकल अपना एजेंडा सेट करने के लिए लगे हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि सर डेमोक्रेटिक कंट्री आपने कहा, सर कहाँ बची है डेमोक्रेसी? अगर यहाँ देश में हमारे कोई सवाल करता है, किसान सवाल कर रहा है, देशद्रोही कहा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और मैंने भी देखा है एनआरसी सीए पे, मैंने देखा जब लोगों ने सवाल किए देशद्रोही कह दिया गया। मैं आपसे अभी एक इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होते हैं तो किसान उनको पीटने का काम क्यों करते हैं? सर पीटने का काम मैं ये नहीं कह रही, क्यों पीटना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है ऑब्वियसली, लेकिन क्यों नहीं सरकार फिर उनको समझाती है कि ये किसान बिल ठीक है, आप मत करिए। 7 महीने हो गए आंदोलन करते करते, परेशान हैं वो लोग भी। आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। दिल्ली के अंदर कितने खेत हैं, कितने किसान ज़मीन जोतते हैं? मुझे कितने किसान जोतते हैं खेत, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो लोग क्या जानना चाहते हैं, मेरा इंटरेस्ट उस पर है। आप हवाई जहाज़ की सैर की आपने? कितनी बारी? जब आप एयरपोर्ट से उड़ते हो तो ज़मीन में नीचे देखते हो तो आपको खेत दिखते हैं। आप यहाँ से बेंगलोर जाते हो, खेत दिखते हैं। वो यहाँ से केरला जाते हो, खेत दिखते हैं ना। वो खेत किन के हैं? किसानों के हैं। क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे दूसरी स्टेट्स के लोग? राजस्थान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? गुजरात क्यों नहीं कर रहा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट दिल्ली के बाहर जो बॉर्डर पे प्रोटेस्ट है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट प्रोटेस्ट कर रही है, एक पर्टिकुलर जो सेट एजेंडा के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस देश में तो किसान नहीं प्रोटेस्ट, मैं कह रहा हूँ इस देश में, सारे देश में किसान रहते हैं। आप फ्लाइट लेती हो, एयरपोर्ट से आप टेक ऑफ करती हो, आप खिड़की से नीचे देखती हो तो खेत ही खेत दिखते हैं मैडम। तो कौन प्रोटेस्ट कर रहा है अभी आपके अकॉर्डिंग? किसान है कि नहीं है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब लोग पॉलिटिकल एजेंडा सेट लोग हैं, किसान नहीं है, दावे से कहता हूँ। क्यों कह रहा हूँ? आप उनसे ये पूछो कि इसमें बिल में गलत क्या है। ये बिल इट्स ए नीड ऑफ आवर। आज जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन देश की सीमाएं उतनी थी जितनी आज हैं, उतने ही किलोमीटर चौड़ा, उतने ही किलोमीटर लंबाई में था। किसान कह रहे हैं कि लेट मी कंप्लीट। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद
परिवार बढ़ते रहे, जनसंख्या बढ़ी, ज़मीन तो उतनी है ना। किसान की ज़मीन घटती घटती आज 2 एकड़ 3 एकड़ पे आ गई। 3 एकड़ के किसान को क्या बदलाव नहीं चाहिए? 3 एकड़ के किसान क्या 47 की पॉलिसी पे काम करेगा? अगर 47 की पॉलिसी पे 3 एकड़ का किसान काम करेगा तो देश कहाँ जाएगा? बिहार में एपीएमसी एक्ट लागू हुआ था जिसके तहत सारे किसान अभी काफ़ी परेशान हैं, मंडी खुलने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका सवाल है कि किसान क्यों नहीं और जगह आंदोलन कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये बिल में क्या गलत है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो नेता आज लगे हुए हैं किसानों के लिए शोर मचाने, उन नेताओं को तुम अपनी ज़मीन की फ़र्द लाओ, तुम्हारे पास ज़मीन कितनी है? आपने कहा फ़र्द मतलब? फ़र्द का मतलब है कि वो कितनी ज़मीन के मालिक हैं। जिस दिन वो अपनी फ़र्द ले आएँ और वो बता दें कि मैं इतनी ज़मीन का मालिक हूँ, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने किसान सही चल रहे हैं और कितने। सर उनकी कितनी ज़मीन है उससे तो हमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ना। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए जो किसान टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे बैठा है। आप किसान को उसकी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन किसान है कौन नहीं है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो गाज़ीपुर बॉर्डर पे या जो टिकरी बॉर्डर पे बैठा है उसको किसान बिल अगर किसान बिल ख़राब नहीं है तो सरकार संशोधन के लिए भी क्यों तैयार है? फिर संशोधन के लिए भी तैयार ना हो, बात कर ले भाई हमारे तो बिल ठीक है, जो अगर आपको बैठना है आप बैठे रहिए। सरकार ने एक बात कही है कि अगर इसमें गलती है तो आप इसको पढ़ो, अगर आपको लगे संशोधन करना है तो आप आओ बात करो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देती हैं, 4 क्वेश्चन गलत आ जाए तो आप उस पर क्वेश्चन रेज करती है कि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए तो वेलकम है। सरकार ने ये कहा है कि आप इसको पढ़ो, अगर आपको लगे अमेंडमेंट करना है तो मोस्ट वेलकम। अमेंडमेंट के लिए तो रेडी है सरकार, संशोधन के लिए रेडी है। इतनी बार मुलाकात हो गई, 22 जनवरी के बाद कोई मुलाकात हुई नहीं है। एक बात है कि कानून के अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, सरकारें बनती हैं कानून बनाने के लिए, और जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका प्रोसीजर अमेंडमेंट है, तो इसमें नई बात क्या है? चलिए सर, मैंने माना कि ये बिल आप कह रहे हैं सही है, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मेरा सवाल है, अगर ये बिल ठीक थे तो क्यों नहीं किसान नेताओं को बिठाया गया राज्यसभा में? जिस तरीके से ये पारित किया गया आप भी जानते हैं क्या हुआ था, ऐसा क्यों? कोरोना महाकाल मतलब चल रहा है, उसके बाद इस हालात में राज्यसभा में ऑटो ट्यून मतलब म्यूट कर दिया जाता है, क्यों ऐसा किया गया? जब ठीक थे बिल तो आराम से नेताओं से बात कर ली जाती, किसानों को एक बार समझा के बिल पास कर दिया। आपने शायद मैम होमवर्क नहीं किया। आप आज एक, मेरा होमवर्क तो पक्का है। आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज एक चीज़ सोच के आई हैं कि हम आज किसी को टारगेट करके करेंगे। सर मैं टारगेट नहीं कर रही, नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, गलत इंप्रेशन मेरा पड़ेगा इससे। मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही। ये सर एक सेकंड, मेरा सवाल बस एक ये बात कह दूँ, मैं बिल्कुल टारगेट के मूड से नहीं आई हूँ। मैं ये वो सवाल कर रही हूँ जो मैंने लोगों से सुने हैं और जो मेरे मतलब मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं टारगेट करने आपको बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एनडीए का सबसे पुराना अलायंस कौन है? एनडीए का सबसे पुराना अलायंस कौन है? अलायंस पार्टी के साथ? हाँ, अलायंस पार्टनर कौन है? कौन सा पॉलिटिकल दल है? हरियाणा में जेजेपी है। नहीं, सबसे पुराना एनडीए जो था वो वाजपेयी जी के टाइम में था, उसका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर कौन है? सर आप बता दीजिए। मिस्टर प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय हैं। प्रकाश सिंह बादल जी ने खुद ये एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि जो बिल माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं ये बहुत अच्छा बिल है और इससे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी और किसान उन्नति की ओर जाएगा और किसान मजबूत होगा। किसान मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार में क्यों नहीं हुए मजबूत? मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे और आज अकाली दल के सुप्रीमो सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने भी ये बात कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए उस समय केंद्र में मंत्री
हरसिमरत कौर बादल जी ने भी वो कहा कि जो मोदी जी बिल लेके आ रहे हैं ये बहुत अच्छा है। ये उनके बयान मीडिया में थे। इसका मतलब कि ये डिस्कशन हुआ, सबके साथ हुआ, उस होने के बाद ही उन्होंने बयान दिए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पंजाब में तो पॉलिटिकली माहौल ऐसा बन गया क्योंकि वो बता नहीं पा रहे बिल का इफ़ेक्ट्स क्या है, अच्छा है, तो उन्होंने उस टाइम रिज़ाइन दे दिया और ये कह के कि हमसे पूछा नहीं गया। कि अगर आपसे पूछा नहीं गया तो आपने मीडिया में ये बातें क्यों कही? और तीनों ने कही। एक आदमी झूठ भूल चूक से एक आदमी मीडिया में आ गया, उसको एजेंट पता नहीं था, उसने बोल दिया। क्या तीनों लोग, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और केंद्र मंत्री पंजाब से हरसिमरत कौर बादल जी, क्या वो तीनों लोग इस बात को मतलब भूल चूक में कह गए? सर मेरा फिर भी सवाल वही है कि राज्यसभा में जिस तरीके से पारित हुआ पहले उस पर, और बिहार में तो आ चुका था ना ये एक्ट, अब किसान क्यों परेशान है? मैडम आप लोकसभा से राज्यसभा पे आ गई, आप चाहती क्या है मुझे ये बताइए? मैं सिर्फ सवाल का जवाब चाहती हूँ। अगर इतना ज़्यादा ठीक है ये बिल तो फिर क्यों गलत तरीके से पारित? उसी पे आ रहा हूँ। ये आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बिल, आपने देखा था कि नहीं राज्यसभा में जो हुआ जब ये बिल पारित हो रहा था? बिल्कुल कि गलत था ना वो। तो बस वही सवाल है, वो गलत तरीके से क्यों पारित हुआ? और बिहार में तो ये ऑलरेडी आ चुका है ना, अभी क्यों परेशान है फिर? मेरी बात सुनो, कोई भी सरकार कभी भी किसी बिल को गलत तरीके से पेश नहीं करती, कोई भी सरकार। मैं कांग्रेस की भी बात करता हूँ। अगर आप ये कहते हो ना गलत तरीका, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत पार्लियामेंट है, जहाँ से पूरे देश के लिए कानून बनता है, आज से नहीं, आज़ादी से ही। और कभी भी उस पार्लियामेंट के अंदर कोई भी सरकार रही है वो गलत पास नहीं करती। तो ये गलत पास नहीं हुआ था आपके? नहीं हुआ राज्यसभा में, मतलब जो हुआ वो गलत नहीं था? कह रहा हूँ नहीं हुआ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। कोई भी सरकार, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, फ्रंट गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, कभी भी पार्लियामेंट के अंदर गलत काम नहीं करती। तो जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, आप बस ये कह रहे हैं? बिल्कुल। सर आप ये तो मानते हैं कि ये बिल जो पारित हुआ है इससे आड़ती खत्म हो जाएगी? ये किसने कहा? आड़तियाँ और जो बिचौलियाँ हैं वो नहीं रहेंगे, ऐसा तो हमारे मोदी जी ने भी कहा है। उनका प्लान है कि आड़तियाँ बिचौलियाँ नहीं रहेंगे जब ये बिल आ जाएगा। अच्छा, जो कि अच्छी बात है किसानों के लिए, ऐसा आप मानते हैं? तो फिर आप ये अभी आप कह रहे हैं कि ये किसान के खिलाफ है, और अभी आप कह रहे हैं कि ये किसान के लिए अच्छा है अगर बिचौलिए। पूछ रही हूँ, ऐसा सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा आड़तियाँ बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, ये किसानों के लिए अच्छी बात है। आप क्या कहते हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो किसान अपनी फसल को बोता है, वो किसान चाहता है कि मुझे उस फसल का दाम मिले, और अगर उसको दाम नहीं मिलता बीच के कुछ लोगों की वजह से, तो मैं ये मानता हूँ कि किसान और सरकार को ये समझना चाहिए कि हम किसान को किस तरीके से लाभ दें। तो सर आपको पता होगा पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये जो आड़तियाँ हैं ये एटीएम है किसान का, जब ज़रूरत पड़ती है किसानों को पैसा दे देते हैं। कंपनीज देंगी क्या ये पैसा जब ज़रूरत होगी किसानों को? देखिए, सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी आप बात कर रहे हो कंपनीज़ की, मैं खुद किसान हूँ, मैं अपनी कुछ ज़मीन ठेके पे देता हूँ। किसको देता हूँ? जो मेरी ज़मीन के ज़्यादा दाम लगाता है, वो उस ज़मीन को जोतता है, वो मुझे भी ठेका देता है, उसके बाद वो उसमें पैसा भी कमाता है, क्योंकि लॉस में वो काम नहीं करेगा। और मैं ठेका लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी कम पैसा नहीं लेता, मैं भी खींच के उससे पैसा लेता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। ये एक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक लॉफुल एक्ट में आ गई है। पहले कोई भी ठेकेदार ठेका लेता था, वो लेके और छोड़ के भी चला जाता था या लेके भाग जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब नहीं भागेंगे, इस बात की क्या गारंटी? वो इट्स ए लॉ। किसान कह रहा है कि मान लीजिए अभी कर लिया हमने, आए हमारे पास ये लोग कंपनी वाले, हमारे से लेकर चले गए सामान, उसकी भरपाई कौन करेगा फिर? अगर वो भाग गए तो हमारे पास तो कोई, फिर वो कोर्ट में भागते रहे, ये सब कहना चाहते हैं। नहीं, किसने कहा? इसमें लॉ में कहाँ लिखा है कोर्ट में भाग? वो लॉ कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, ऐसा भी लिखा। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी ठेकेदार जो है मेरी ज़मीन लेता है,
अगर वो मुझे पैसा नहीं देगा तो मेरे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट थोड़ी है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उससे लिखित कर सकते हैं, अगर वो आपकी ज़मीन छोड़ के जाएगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। बिहार में किसान क्यों परेशान है? तो मैं कभी बिहार नहीं गया तो मुझे। सर आपने पढ़ा तो होगा ना कि बिहार में APMC एक्ट लागू हुआ था, जिसकी वजह से अब किसान परेशान है, मंडी की वापसी मांग कर रहा है कि मंडी होनी चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैं कभी बिहार नहीं गया, मैं हरियाणा से किसान को हूं और चौधरी देवीलाल का पोता हूं। हरियाणा से संबंधित कोई सवाल मेरे से पूछें खेती पे, मैं उसके बारे में बोलने के लिए तैयार हूं। जिस जगह मैं गया नहीं उस जगह के बारे में मैं बोलूं तो मैं समझता हूं कि मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे ये एक्ट आया जो कि अब किसान बड़ा परेशान है उससे। उस पे क्या कहना चाहिए? अब अगर आ गया ये लॉ और लोगों ने इम्प्लीमेंट होने लग गया, किसान परेशान है, फिर क्या सुनवाई है? देखिए जो किसान है, चाहे वो बिहार का है चाहे हिंदुस्तान का है, ज़मीन घट रही है, परिवार बढ़ रहा है। हर परिवार में 47 के बाद परिवार बढ़ते आए, ज़मीन घटती रही। आज इट्स ए नीड ऑफ आवर, हमें सबसे बड़ा रिफ़ॉर्म कृषि क्षेत्र में चाहिए और वो रिफ़ॉर्म तभी संभव है जब वो हम उसको लिखित तौर पे लेके आएँ, इम्प्लीमेंट करें। दिस इज़ एन रिफ़ॉर्म जिससे किसान मजबूत होगा। दीज आर नॉट बिल्स, दीज आर रिफ़ॉर्म्स जिससे नहीं चाहिए ना किसान को। किसान सीधे सीधे बोल रहा है भाई ले लो हमसे, हमें नहीं चाहिए, हम खुश है जैसा है, नहीं हमें ये बदलाव पसंद आ रहा है। 7 महीनों से ज़्यादा हो गए, लाखों किसान मैं कर रही हूँ उसे 7 महीने से कवर। 7 महीने से मैं गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जा रही हूँ, किसान परेशान है, किसान कह रहा है हमें चाहिए ही नहीं। मैडम पहली बार ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हरियाणा के अंदर किसानों को फसल बीमा मुआवजा मिला है, भावांतर स्कीम के तहत लाभ मिला है, पहली दफ़ा। रिकॉर्ड तोड़ फसल बिकी है इस बार, मैंने पढ़ा ये पहली बार। और हर किसान को डायरेक्ट पेमेंट मिली है। पहले किसान को पैसा मिलता था आड़तिए के मार्फत, कितना पैसा उसके पास आता था वो उससे पूछो कि अब तेरे लिए बेनिफिट है या पहले बेनिफिट था, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट जो किसान को पेंशन दे रही है। उसके पास ज़मीन है, चाहे उसके पास 5 मरले भी हैं, किसान अगर वो जोत रहा है तो भी उसको प्रधानमंत्री पेंशन मिल रही है, किसान पेंशन जो बोलते हैं हम उसको। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है किसान को MSP मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आज मंडियों में MSP से ज़्यादा भाव आ रहे हैं। सर MSP पे बात करना चाहूँगी। MSP क्यों नहीं लिखित में दे देती सरकार? लिखित में कानून दे देकर लिख के कि भाई MSP आपको मिलेगी। और मोदी गवर्नमेंट तो ये भी बोल रही थी कि C2 जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करेंगे, अभी तक वो भी नहीं हुई लागू। उससे ज़्यादा दे दिया। ये आप पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हो। मैं गुमराह नहीं कर रही सर, मैं सवाल कर रही हूँ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है कि नहीं, आप बताइए। मैडम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो C2 फार्मूला दिया है मैं उसी पे डिस्कस करना चाहता हूँ। गुड़गांव के अंदर 1 एकड़ 10 करोड़ का है, सिरसा में 1 एकड़ 30 लाख से 8 लाख रुपए तक का है, मतलब 8 लाख से 30 लाख रुपए वेरी करता है। गुड़गांव में 1 करोड़ रुपया है। किसान की ज़मीन की वैल्यू अगर आप गुड़गांव में 10 करोड़ लगाओगे तो सिरसा ज़िले का किसान अपने आप को ठगा महसूस करेगा या नहीं करेगा? किसान तो वो भी है और किसान गुड़गांव वाला भी है। सरकार ने कहा कि C2 की बजाय अगर हम उसकी ज़मीन का ठेका एक अंतर मान लेते हैं उसके हिसाब से देंगे तो ना तो गुड़गांव वाले किसान को दिक्कत आएगी और ना सिरसा वाले किसान को दिक्कत आएगी। सरकार ने पैरामीटर्स बनाए, 20,000 रुपये एकड़, 30,000 रुपये एकड़, 40,000 रुपये एकड़ जो ठेका है उसको 40,000 रुपये एकड़ ठेका सिरसा में भी है और 40,000 रुपये एकड़ कुरुक्षेत्र में भी है। 55,000 रुपये धान की ज़मीन का ठेका खेती की है। नहीं मैंने नहीं। आधे से ज़्यादा लोग, बुरा नहीं मानना, जो उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, दिल्ली की रिसर्च करते हैं, उनको ये एक रिसर्च का पॉइंट मिल गया और वो माइक और कैमराज लेके और वो टिकरी बॉर्डर, कोई बहादुरगढ़ बॉर्डर, वहाँ जाके वो थीसिस रिसर्च करने लग गए। मैडम जिस दिन आप खेत में कसिया चलाओगे ना नरमे के अंदर, आपको किसान की किसानी पता लगेगी। मैं नहीं जी, नहीं, अगर आपके घर में साइड में किसान फैमिली है तो मैं जानती हूँ कितनी मेहनत। के घर में किसान होते
तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा ही ना करते। मैं खेती तो आप कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट गलत है? मैं खेती करता हूँ और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर जो फार्मूला C2 का दिया है ना, उस पे जो ये शोर मचा रहे हैं सो कॉल्ड लोग कि जी C2 इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। मैडम फिर आपने कभी खेती नहीं देखी? मान लीजिए मैंने नहीं देखी, लेकिन सरकार ने फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों करी? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ स्वामीनाथन से ज़्यादा पैसा दिया है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये लड़ाई किसानों की तो है ही नहीं, ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों की है जो गुमराह करने पे लगे हुए हैं। जिन्होंने MBA MBEd बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं ना, उनको एजेंडा मिल गया अभी सरकार के पीछे पढ़ो। जो बेचारा खेत में बैठा है ना गाँव के में आदमी देसी, जो कभी कॉलेज स्कूल नहीं गया, उससे आप पूछो तेरी सरसों 7200 बिकी है, वो परमात्मा को हाथ जोड़ता है। उसको आपकी स्वामीनाथन का मतलब नहीं है, और उसकी सरसों कांग्रेस के राज में 3200 रुपये। जब उसको पता ही नहीं है तो सरकार ने बात क्यों करी? मैं तो सिर्फ इसका जवाब चाह रही हूँ। किसान मानती हो जो सूटेड बूटेड बैठा है उसको, या जो खेत के अंदर जमीन बॉर्डर्स पर बैठा है वो सूटेड बूटेड तो नहीं है, टेंट में पड़ा है, पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है मिल रहा है, लोग कर रहे हैं मदद, लेकिन बैठा तो है ना वहाँ पे, परेशान तो हो ही रहा है, लगातार 7 महीने से बैठा हुआ परेशान है। और अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की मैं बात नहीं करती, तो सरकार ने क्यों बात करी फिर इसके बारे में? नहीं बात करती, C2 फॉर्मूले पे नहीं देती। फिर हरियाणा में कितने पॉलिटिकल लोग हैं आप जानते हैं, बड़े लोग जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हैं? टेल मी सम नेम्स। अभय सिंह चौटाला, देवीलाल, दुष्यंत सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला। ठीक है, और ये तो दीज आर चौटालाज, अदर देन चौटालाज, हुड्डा, ठीक है, और अदर देन एनी खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी। क्या चौटाला गांव का कोई बंदा टिकरी बॉर्डर पे बैठा है? क्या रणदीप सुरजेवाला के गांव का आदमी टिकरी बॉर्डर पे बैठा है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गांव का आदमी टिकरी बॉर्डर पे बैठा है? इस बात की मैं रिसर्च करके आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर सवाल आप देखिए भटका रहे हैं, मेरा सवाल आप भटका रहे हैं। आप पढ़े लिखे होके किसान की बात जान नहीं रहे, और आप मैं तो जान रही हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्या पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आप ये, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो किसान है, गांव में जाओ मैडम, और जो खेत में आज काम कर रहा है ना, उससे पूछो तेरी सरसों कितने में बिकी, तू राजी है? उससे पूछो तेरा नरमा कितने में बिका, तू राजी है? उससे पूछो तेरा चना कितने में बिका। मैं अभी मैं हाल ही में ना, इन जो किसान यहाँ खेती करते हैं ना, आप खेती की बात करें, मैं उनके पास गई थी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्या चल रहा है। तो उनके तो मुद्दे ये तो है ही, साथ में ये भी उनको पानी भी नहीं दे रही है सरकार। उनके मुद्दे हैं कि भाई सरकार पानी दे दे, सरकार पानी भी नहीं दे पा रही है। पानी आता कहाँ से है? ज़मीन से आता है। मतलब कैसे आता है? हरियाणा से पानी, मतलब आप यमुना है, इन सब से पानी आता है? हमारे को पानी मिलता है भाखड़ा डैम से। हमारे को पानी मिलता है भाखड़ा डैम से। उस भाखड़ा डैम में इलाहाबाद के पास जो है वो भाखड़ा डैम, नंगल, पंजाब के अंदर, उस डैम के अंदर राजस्थान को, हरियाणा को और दिल्ली को, पंजाब को और कुछ हिस्सा हिमाचल का, अगर वहाँ डैम में पानी कम होगा, वाटर वहाँ पानी बरसेगा नहीं, उसमें उसका जो रिज़र्व है वो रिज़र्व लो होगा, तो हमें पानी कैसे आएगा? अच्छा, तो मतलब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप हाँ, कि आप ये कहते हो कि सरकार पानी नहीं दे रही। ऐसा नहीं, किसान कह रहे हैं भाई सरकार पानी नहीं दे रही। किसानों के, लोगों के ना मुद्दे बड़े आम होते हैं। उनके मुद्दे होते हैं कि भाई हमें पानी मिल जाए। उनको ये टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती। उनको समझ आता है कि सरकार ने क्या वादे करे, क्या मैनिफेस्टो में लिखा और उन्होंने क्या पूरा किया, तभी आप लोगों को वोट मिलता है। कि सरकार को वोट इसी पे मिलता है कि उन लोगों के मुद्दे ये नहीं होते टेक्निकली। अगर जाना होता तो उनके फिर वो वोट ही ना दें, अगर टेक्निकली की अगर हम बात करने लगे। मेरी शुक्रवार को 3:45 पर पानी की बारी होती है। क्या होती है सर? सॉरी, शुक्रवार को 3:45 पे मेरी पानी की बारी होती है। अच्छा। और मैं पानी तोड़ता हूँ। किन से तोड़ता हूँ? मेरे चाचे ताऊओं से। उसके बाद मैं खेत में पानी लगाता हूँ। अगर नहर में पानी होगा तो मुझे मिलेगा, और नहर देखने के लिए मैं देखता हूँ भी हमारा जो वहाँ नज़दीक हेड है, उस हेड में पानी है या नहीं है। अगर उसमें नहीं है, फिर मैं आगे पूछता हूँ एससी से कि एससी साहब हेड में पानी नहीं है, तो एससी साहब बताते हैं कि पंजाब से हमने पानी ड्रॉ करते हैं हम, आज हमें पानी कम मिला है।
आपने मुझे ये सब समझाया, ये सब आप किसानों को क्यों नहीं समझाते थे? टेक्निकल बातें, ये बिलों के बारे में सब किसानों को समझाइए, किसान शायद समझ जाए। ये अगर राजनीति आप कह रहे हैं किसान कर रहा है, उनके ऊपर राजनेता बैठे हैं जो अपनी पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं, तो उनको जाके समझाए ना सरकार, क्यों नहीं समझा रही? आप किसानों को तो समझा सकते हो, लेकिन जो किसान के बेश में नेता बैठे हैं उनको आप कैसे समझा दोगे? जब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप कैसे श्योर हैं कि वहाँ पे वो राजनीति कर रहे हैं? तो आप उनको कोई तरीका बता दीजिए लोगों को कि भाई ऐसे आप आंदोलन करिए या बैठ के अपनी बात को समझाइए, जिससे कि आपको जो खालिस्तानी माओवादी का टैग लग रहा है वो नहीं मिले। नहीं, ऐसा कहा लोग कहते होंगे, मैं तो कभी कहता नहीं। आपकी नहीं बात कर रही मैं, कोई कुछ कहे मैं तो कहता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो एजेंडा सेट करे हुए लोग बैठे हैं कि उनका एजेंडा ये एक है, आप उनको कैसे समझाओगे? शाहीन बाग था, वो एजेंडा सेट था, आप कैसे समझाओगे? सर अगर हर आंदोलन को एजेंडा सेट करने पर हम ले जाने लगे तो फिर आंदोलन मतलब देश की। मैं एक चीज़ बताऊं, आप पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हो, क्या आप इनको आंदोलन मानते हो? इन चीज़ों को आंदोलन क्या होता है पता है? आंदोलन होता है कि हम किसी मोड़ पे जाके एक सेटल अपना बात करके और हम इसको निष्कर्ष और निचोड़ निकालें। ये आंदोलन होता है भी जाके दिल्ली के ऊपर लूट मार कर दें। ये आंदोलन होता है कि हम जब तक बीजेपी का कोई आदमी बोलेगा तो हम बोलने नहीं देंगे। अरे प्रजातंत्र है, एवरीबडी हैज़ राइट टू स्पीक, एवरीबडी हैज़ राइट टू, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस। हाउ कम मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? सर आप बात कर रहे हैं हमें एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, राइट, बट आजकल तो देश में आप देख ही रहे, अगर कोई भी बात रख रहा है सामने तो उसे देशद्रोही का टैग देने में टाइम ही नहीं लगता। कोई देशद्रोही का टैग नहीं देता। ये सिरसा में मैं पढ़ रही थी कि वहाँ पे किसानों ने अपनी आवाज़ रखी, देशद्रोही के उस पर उनको जेल कर दिया गया। क्या आवाज़ रखी? किसी मंत्री की गाड़ी तोड़ना, उसको पत्थर मारना, वो आवाज़ रखना है? आप पढ़े लिखे हो? देशद्रोही का टैग, सर देशद्रोही का टैग दे देंगे। सर अब मैं इस पर आ जाती हूँ, आप एक अनलॉफुल, तो देशद्रोही का टैग उनको क्यों नहीं दिया जाता जो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे बयान कहता हूँ। एक मैं ये बात कहता हूँ सभ्य आदमी होने के नाते, सिटीजन होने के नाते, कि कोई आदमी एक मॉब या सो कॉल्ड आप किसान ही कर लो जो सिरसा में इंसिडेंट हुआ है, क्या किसी किसान क्यों कह रहे हैं जब वो किसान ही नहीं है? सीधे बोलिए ना भाई अपनी पॉलिटिक्स। मैं ये कहता हूँ कि गांव के अंदर कोई आदमी, कोई परिवार का ही सदस्य है, मेरे गांव का ही सदस्य है, गुमराह हो जाए तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं उसको यही कहूँगा कि मेरा भाई है पर भटका हुआ है, मेरा ही भाई है लेकिन भटका हुआ है। जो लोग उस दिन मंत्री की गाड़ी के शीशे तोड़ना, उसके साथ बदतमीज़ी करना, क्या ये शोभा देता है? क्या हिंदुस्तान का किसान, तो देशद्रोह का टैग देना सही? सुनो पूरी बात सुनो, क्या हिंदुस्तान का किसान इतना कमज़ोर हो गया है कि वो इस एक्ट पे आ गया है? देश आज़ाद हुआ ना, मेरे दादा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जेल भी गए थे लाहौर की। और सुनो, मैं बस ये कह रही हूँ, कार तोड़ी, शीशे तोड़े, सब किया, तो देशद्रोह का टैग दे दिया। मेरी बात सुनो सर, ये इसका जवाब, कार तोड़ी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपका हर बात का जवाब दूंगा, शांति से सुनो। क्या देश के किसान का पेशेंस इतना लो हो गया है? इतना लो हो गया है? मैडम हमारे अकाल पड़ते थे, फसल ख़त्म हो जाती थी, किसान सड़क पे नहीं आया, हल लेके फिर जोतने चला गया। अब ये फेसबुक, ये किसान है, फेसबुक पे चलते हैं, काम करते नहीं, और फेसबुक पे कुछ भी अपशब्द गंदा लिख दो। क्या ये सिखाया है? क्या हिंदुस्तान के अंदर हम ये मानते हैं भी ये हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति है? सर हमारे हिंदुस्तान की चीज़, देशद्रोह का एक्ट क्या घरे बैठे लगता है? अरे आप उड़दंग मचाओगे, आप यहाँ बाउंडर फैलाओगे तो क्या करेगी सरकार? लॉ एंड ऑर्डर कैसे? अच्छा हरियाणा सरकार का पेशेंस देखो कितना है, क्या थोड़ा पेशेंस है? मुख्यमंत्री जी रैली करें उसका विरोध, कोई मंत्री रैली करे उसका कोई विरोध, तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। विरोध करने का पीछे सरकार इतनी सुन रही है जितनी किसी ने नहीं सुनी। नहीं तो कहीं सुनती नजर नहीं आ रही। अगर सुन रही होती तो 7 महीनों में अब तक इस चीज़ का इलाज निकल गया। मैडम जी आप हरियाणा की नहीं हो, आप दिल्ली की हो। कोई हरियाणा का इंटरव्यू लेने आता ना तो मैं उसे पूछता भी 2005 से 2002 से सरकारें थी और 5 के बाद भी 14 तक सरकारें थी, और उन सरकारों में मेरी सरकार में अंतर आम आदमी को पता है। सिर्फ किसको नहीं पता? जो दिल्ली और बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आगे, और वो कहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं। सर अब इसी पे बात कर लेते हैं। आपने मुझसे बोला, वो ये पूछो कि देश की क्रांति
उन लोगों की तस्वीर है। सर 2014 से अगर आपने बात की, दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ मैं, तो आपने उस पर मैं जाती हूँ, क्यों 2014 से क्या बदलाव है? देश की अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी आपके हिसाब से, और उस पर बात करिए। मैडम, देश की अर्थव्यवस्था टिकी किस पे है? किसानों पर। और तो आप कह रहे, तो 2014 से ही किसान परेशान है, मतलब आप कह रहे हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तो खराब है। नहीं है, वो लोग परेशान हैं जो किसान को मजबूत होता देखते हैं। आपको पता है टोयोटा सबसे महंगी कार है। टोयोटा जो है ना, वो सबसे महंगा मैन्युफैक्चरर गाड़ियाँ बनाती है। टोयोटा सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? किसान। और सबसे ज़्यादा उनकी सेल कहाँ हुई है? पंजाब में। तो पंजाब में सारे फैक्ट्री वाले रहते हैं, किसान हैं। अरे इतना सक्षम किसान हो रहा है। अरे सुनो एक मिनट, दर्द किसको है कि वो जो मजबूत किसान को देखना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि किसान का मतलब जिसके मोढे पे हल हो और आगे बड़द बैलगाड़ी हो। अरे किसान, सरकार क्यों नहीं समझा देती जाके डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से? अपना एडवर्टाइजमेंट पे इतना चुनाव में पैसा खर्च करती है, तो समझा दे। मैं जिला हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते जितने लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उनको समझाने का काम करता हूँ। सारे हिंदुस्तान को मैं अकेला समझा सकता हूँ? मोदी जी तो समझा सकते हैं।